तय करना बेहद जरूरी है और ऐसा करने से न सिर्फ आपको निवेश को लेकर क्लैरिटी आ जाती है बल्कि आप हर तरह की फाइनेंशियल रिस्क से भी बच जाते हैं। आज योर मनी करेगा आपकी कंप्लीट फाइनेंशियल प्लानिंग, बताएगा आपको कि अपनी जिंदगी के हर बड़े और अहम लक्ष्य के लिए आप कैसे तैयार रहें। नमस्कार, मैं हूं कविता थपलियाल और आज हमारे साथ शो में जुड़ रहे हैं वाइस इन्वेस्ट एडवाइजर्स के हेमंत उस्तिगी। हेमंत जी, आपका स्वागत है। शुरुआत करेंगे और जुड़ेंगे हमारे पहले दर्शक से जिनकी पूरी फाइनेंशियल प्लानिंग हम कर रहे हैं। नवीन हमारे साथ अहमदाबाद गुजरात से फोन लाइन पर है। नमस्कार नवीन जी, कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। बताइए क्या सवाल है आपका? योर मनी के जरिए आप किस तरह का फाइनेंशियल प्लान आज चाहते हैं? एक्चुअली मेरे को जो है 15,000 पर मंथ जो है मेरे को इन्वेस्ट करना है म्यूचुअल फंड के थ्रू SIP एंड माई गोल इज फॉर 10 to 12 years। माई गोल इज मेरे को अपने डॉटर की पढ़ाई के लिए और इसके लिए चाहिए। तो आई वुड लाइक सजेस्ट कि अगर आप मुझे कुछ सजेस्ट कर देंगे। बिल्कुल, तो 15,000 रुपए हर महीना आप निवेश कर पाएंगे, है ना? करेक्ट। ठीक है, और आपको 1 करोड़ रुपए ही जमा करने हैं? हाँ जी मैडम। ठीक है, और इसके अलावा आपके पास टर्म प्लान है? हाँ जी, मेरे पास टर्म प्लान है ICICI का। ठीक है, आपके पास टर्म प्लान ऑलरेडी है। तो चलिए यहाँ पे हेमंत जी, काफी क्लैरिटी है गोल्स को लेकर। बेटी की पढ़ाई और शादी के लिए इन्हें पैसे निवेश करने हैं। 1 करोड़ लगभग इन्हें 10 से 12 साल में इकट्ठा करने हैं। 15,000 रुपए हर महीना निवेश कर सकते हैं, तो काफी लंबा इनका समय है, नजरिया है। आप रणनीति के लिहाज से क्या सजेस्ट करेंगे इन्हें? देखिए, सबसे पहले अगर हम इनके प्रोसेस की बात करें, जैसे हम हमेशा कहते हैं कि सबसे इंपॉर्टेंट इशू क्या है जब आप इन्वेस्टमेंट शुरू करते हैं, आप एक गोल बेस्ड इन्वेस्टमेंट अप्रोच को अप्लाई कीजिए। यानी अपने गोल्स को बनाइए, देखिए कितना समय आपके पास, कितना टारगेट आपको अचीव करना है और उसके बेसिस पे आपको एसेट एलोकेशन डिसाइड कर पाते हो कि अगर लंबा समय है, जैसे ये गोल है बेटे की जो एजुकेशन और मैरिज के लिए लंबा समय का गोल है, तो ऐसे में इक्विटी में आप इन्वेस्ट कर सकते हो। तो ये जो प्रोसेस है जो इन्होंने चुना है वो बिल्कुल सही है। सिर्फ एक ही इशू है यहाँ पे टाइम होराइजन का। इन्होंने कहा कि इनका जो गोल है 1 करोड़ का, वो एक कंबाइंड गोल है, एजुकेशन के लिए है और साथ ही शादी के लिए भी है। इन्होंने टाइम होराइजन कहा 10 से 12 साल। मेरा ये मानना है क्योंकि एक कंबाइंड गोल है तो शायद इनके पास 12 से 18 साल का समय रहेगा, क्योंकि शादी के लिए ऑब्वियसली उनके पास और समय रहेगा। तो हम इन दोनों एस्पेक्ट्स को देख के डिसाइड करते हैं किस तरह से इनको इन्वेस्टमेंट प्लानिंग करनी चाहिए। अगर मैं इनका 12 साल का गोल मान के चलूं, यहाँ पे 12% की अगर मैं इन्वेस्टमेंट करूं, क्योंकि ये बोल रहे हैं कि 15,000 रुपए हर महीने इन्वेस्ट कर सकते हैं, तो इनका जो कॉर्पस बनेगा वो करीब 49 लाख रुपीस बनेगा। जैसा मैंने कहा, इनका टाइम होराइजन थोड़ा ज्यादा होगा शादी के लिए। अगर मैं इनकी एवरेज निकाल के चलूं कविता, तो इनको करीब 15 साल का समय मुझे लगता है चाहिए। 12% के हिसाब से अगर मैं देखूं यहाँ पे, तो इनको करीब 20,000 रुपए इन्वेस्ट करने की जरूरत है। यानी जितना ये इन्वेस्ट कर सकते हैं उससे 5,000 ज्यादा इन्वेस्ट करें तो इनके दोनों गोल जो हैं वो उनके समय रहते हुए डेफिनेटली अचीव कर पाएंगे। क्योंकि समय जैसा 12 से 15 साल का है, लंबा समय है, जरूरत है ऐसी एसेट क्लास में इन्वेस्ट करने के लिए जहां पे रिटर्न आपको अच्छा मिले, जहां पे आप इन्फ्लेशन को बीट कर सकें। तो जाहिर सी बात है SIP के द्वारा वेल डाइवर्सिफाइड इक्विटी फंड में आप इन्वेस्ट करें। मैं कुछ आपको फंड बता रहा हूं, जैसे कोटक सेलेक्ट फोकस है, HDFC इक्विटी है और L&T वैल्यू फंड है। ये तीनों फंड में अगर आप इन्वेस्ट करें बराबर अमाउंट, तो करीब आप देखेंगे कि अच्छा एलोकेशन आपके डिफरेंट जो सेगमेंट्स है मार्केट के, लार्ज कैप मिड कैप में रहेगा और डिफरेंट स्ट्रैटेजीज हैं। तो एक ही समय चीज का ध्यान रखिए कि समय समय पे आपको वॉलेटिलिटी का सामना करना पड़ सकता है। काफी बार हमने देखा है कि इन्वेस्टर इन्वेस्ट करने के बाद जब वॉलेटिलिटी होती है तो उस प्रोसेस को रोक देते हैं। अगर आप डिसिप्लिन को बनाए रखेंगे अपने समय पे, तो मुझे नहीं लगता कोई भी कारण है कि आपको अपना गोल्स अचीव ना कर पाए। कोटक सेलेक्ट फोकस, HDFC इक्विटी फंड, L&T वैल्यू फंड नवीन जी आपको रेकमेंड किया जा रहा है। कोई और सवाल है आपका? थैंक यू वेरी मच। चलिए, जल्द से जल्द अपने निवेश की शुरुआत आप कर सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। विनय कुमार दहिया हमारे साथ फोन लाइन पर है। नमस्कार विनय जी, कहाँ से बोल रहे हैं, क्या करते हैं, कुछ बताइए अपने बारे में। नमस्कार जी, मैं नालागढ़ से बोल रहा हूँ, हिमाचल से। ओके। मैं एक सैलरीड आदमी हूँ, प्राइवेट सेक्टर में जॉब करता हूँ। मेरा इन्वेस्टमेंट के लिए ही क्वेश्चन था। बाकी चीजें तो मेरे भेज दी हैं सारी की सारी उसमें जी। तो ये जो मेरे 2-3 गोल थे, इसी के बारे में पूछना था कि मैं क्या कौन से फंड में SIP वगैरह करूँ या तो जो आप सजेस्ट करें। ठीक है, यहाँ पे क्लियरली आपके लक्ष्य में एक बार फिर से दोहरा देती हूँ।
बेटी की पढ़ाई के लिए 8 साल के बाद आपको 25 लाख रुपए चाहिए, 15 साल के बाद बेटी की शादी के लिए 50 लाख रुपए चाहिए, रिटायरमेंट के लिए 2 करोड़ रुपए चाहिए आपको 25 साल के बाद। और जहां तक आपके इंश्योरेंस की बात है, आपने LIC का टर्म प्लान लिया हुआ है, 25 लाख का आपका कवर है। आपके पास फैमिली फ्लोटर पॉलिसी है, 5 लाख का कवर है उसका। मनी बैक आपके पास है, न्यू बीमा गोल्ड 2 लाख का इसका सम एश्योर्ड है। जीवन आपने ले रखी है 5 लाख रुपए। ICICI प्रू फोकस ब्लू चिप में आप डालते हैं 5,000 रुपए हर महीना। अब ये बताइए कि आपकी निवेश करने की क्षमता कितनी है? मैडम अभी मैं 10 से 15,000 रुपए और कर सकता हूँ। 10 से 15,000 रुपए आप और कर सकते हैं। चलिए ठीक है, तो यहाँ पे क्लियरली हेमंत जी एक बार फिर से गोल्स लाइंड अप हैं और गोल्ड बेस्ड निवेश जैसा कि हमने नवीन जी को भी रेकमेंड किया था, इन्हें भी हम रेकमेंड करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं चाहती हूँ कि जो उन्होंने इंश्योरेंस में निवेश किया हुआ है उस पर अपना आप कमेंट दे, उसका विश्लेषण करें। देखिए, तो 2 इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट हैं यहाँ पे। शुरुआत की अगर हम बात करें, जैसा आपने बिल्कुल सही कहा, गोल्स उन्होंने बनाए हैं, बिल्कुल क्लैरिटी है क्या करना चाहते हैं। इंश्योरेंस एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। हम हमेशा कहते हैं जब भी आप फाइनेंशियल प्लानिंग की बात करो तो अपना जो रिस्क मैनेजमेंट है उसके ऊपर ध्यान रखिए। रिस्क मैनेजमेंट का मतलब है हम लाइफ इंश्योरेंस की बात कर रहे हैं, हम हेल्थ इंश्योरेंस की बात कर रहे हैं, हम इमरजेंसी फंड की बात कर रहे हैं। तो मैं शुरुआत करना चाहूंगा, इन्होंने 25 लाख रुपए का टर्म प्लान लिया हुआ है। प्रोडक्ट बिल्कुल सही है क्योंकि ये सस्ता रहता है और इसमें जितना कवर चाहिए आपको मिल जाता है। लेकिन एक ही प्रॉब्लम है, अगर मैं इनकी इनकम के हिसाब से जाऊं तो मुझे लगता है अगर मैं थंब रूल अप्लाई करूं एटलीस्ट 10 गुना इनकी जो इनकम का है तो करीब 50 लाख रुपए का इनको टर्म प्लान लेने की जरूरत है। इन्होंने 25 लाख का लिया है तो मैं चाहूंगा 25 लाख रुपए का और टर्म प्लान ले। वो HDFC का अगर चाहें तो क्लिक टू प्रोटेक्ट जो है वो एक प्रोडक्ट तो अलग अलग कंपनी से ले सकते हैं। अच्छा रहता है। देखिए, किसी समय में आगे जाके अगर उनको लगे कि हमारे अभी जरूरत नहीं तो एक को आप बंद कर सकते हैं, एक को आप कंटिन्यू कर सकते हैं। तो एक अच्छी स्ट्रेटेजी रहती है अगर आप 2 प्रोडक्ट लेके चले। हेल्थ इंश्योरेंस में भी मुझे लगता है उन्होंने 5 लाख की बात की है शायद। यहाँ पे भी शायद क्योंकि 3 लोग हैं, अगर 2-3 लाख से बढ़ा लें तो मुझे लगता है तो 8 लाख का इन्हें कर लेना चाहिए। तो तीसरी बात, जैसा आपने कहा, बिल्कुल इनके जो इन्वेस्टमेंट है, इंश्योरेंस में अंदर इन्वेस्टमेंट किया उन्होंने, एक मनी बैक पॉलिसी है, एक इनकी जीवनानंद पॉलिसी है, मुझे नहीं लगता इनके गोल से वो मेल खाती है। और वैसे भी वो एक अच्छे प्रोडक्ट नहीं है लॉन्ग टर्म के लिए, क्योंकि वो महंगे प्रोडक्ट हैं। दूसरे यहाँ पे इंश्योरेंस जो है वो इंसिडेंटल है, तो आपका इंश्योरेंस का ऑब्जेक्टिव पूरा नहीं होता, आपको जो रिटर्न मिलना चाहिए लॉन्ग टर्म पे वो आपको नहीं मिलता। तो मैं चाहूंगा डेफिनेटली इसके ऊपर पुनर्विचार करें। इनको देखना पड़ेगा कि मिनिमम टर्म जो प्रीमियम पेइंग टर्म पूरा किया कि नहीं, सरेंडर वैल्यू देख के। हम पूछ लेते हैं फोन पर। जी विनय जी, आप फोन लाइन पर हैं, मुझे सुन सकते हैं, तो ये बताइए आपने ये दोनों पॉलिसीज कब ली हैं? मैडम मनी बैक को तो हो गया है 8 साल। 8 साल हो चुके हैं, ओके जी। और जीवनानंद? जीवनानंद को मैडम 5 साल हो गए। 5 साल हो गए हैं। और कितने 20 साल के लिए ली हैं आपने दोनों? हाँ जी, 20 साल के लिए। दोनों 20 साल के लिए ली हैं। तो आप क्या रेकमेंड करेंगे? मुझे लगता है दोनों के केस में इनके पास सरेंडर वैल्यू है, तो मुझे लगता है ये सरेंडर वैल्यू लेके वहां से निकल जाए। और ये जो एलोकेशन है आपकी, अगर आप लॉन्ग टर्म गोल्स में लगाएं, जैसे आप ये 10,000 पे इन्वेस्ट कर रहे हैं, उनका इनकी 10,000 की क्षमता और है, जाहिर सी बात है कुछ प्रीमियम भी पे कर रहे हैं यहाँ पे। ये इसको क्योंकि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से ये बिल्कुल भी अच्छे प्रोडक्ट नहीं है। तो मुझे लगता है डेफिनेटली यहाँ पे इनको चेंज करने की जरूरत है। कुछ हिस्सा इनका प्रीमियम में जाएगा, जैसा मैंने कहा 25 से 50 लाख अगर इनको टर्म प्लान करनी है तो कुछ ना कुछ इंश्योरेंस प्रीमियम जाएगा, वहां पे भी बढ़ेगा। इनके अगर हम गोल्स की बात करें, 3 गोल इन्होंने कहा है, एजुकेशन का है, मैरिज का और तीसरा इनके रिटायरमेंट का है। अगर मैं इनके गोल के हिसाब से जाऊं, समय के हिसाब से एज्यूम रेट ऑफ रिटर्न 10 और 12% लूं डिफरेंट गोल्स के ऊपर, तो एजुकेशन के लिए 17,000 की जरूरत है इनको, बेटी के एजुकेशन के लिए 10,000 और उनके अपने रिटायरमेंट के लिए 11,000। तो कुल मिला के 38,000 रुपीज इनको इन्वेस्ट करना है यहाँ पे। 2 चीज मैं यहाँ पे कहना चाहूंगा। एक तो जैसा इन्होंने कहा, मैं चाहूंगा ये पुनर्विचार करें अपने गोल्स के ऊपर और जो टारगेट है स्पेशली। इन्होंने कहा बेटी की शादी के लिए उन्होंने 50 लाख रखा, एजुकेशन के लिए 25 लाख। मैं चाहूंगा कि वो उसको दोबारा से सोचे। मुझे लगता है कि एजुकेशन पे ज्यादा खर्चा करना वो ज्यादा बेहतर रहेगा बच्चे के लिए। तो कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट है कि आप उनको प्रॉपर्ली एजुकेट करें। दूसरा, जैसा मैंने कहा, इनके पास ICICI फोकस ब्लू चिप है, वो एक अच्छा फंड है। इनकी इन्वेस्टमेंट जो है एक वो RD में कर रहे हैं और एक इंश्योरेंस में कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है इनको थोड़ा सा एडवाइस लेके काम करेंगे तो अच्छा रहेगा। क्योंकि अगर आप रिकरिंग डिपॉजिट में डाल रहे हैं पिछले 3-4 साल से, तो जाहिर सी बात है लॉन्ग टर्म गोल्स अगर आपके हैं, यहाँ पे तो आपको 7 या 8% रिटर्न मिलेगा और साथ में आपको टैक्स भी पे करना पड़ेगा। तो मुझे लगता है थोड़ा सा विचार कीजिए, म्यूचुअल फंड्स को डालिए। जैसा मैंने पहले कहा, वेल डाइवर्सिफाइड इक्विटी फंड, मैंने कुछ ऑलरेडी नाम आपको बताए हैं शो में पहले, आपके फंड के अलावा उनमें आप इन्वेस्ट करना शुरू करें, टर्म प्लान को बढ़ाएं, तो गोल को थोड़ा रीसेट करें। तो मुझे लगता है इनकी जो फाइनेंशियल प्लानिंग है वो बराबर होगी और जो जितना पैसा उनको अपने आगे जाने वाले समय में एजुकेशन, शादी या रिटायरमेंट के लगेगा
वो उसको अचीव कर पाएंगे। चलिए, तो यहाँ पर फिलहाल जिस फंड में आप निवेश कर रहे हैं उसमें आपको बरकरार रहने की ही सलाह यहाँ पर दी जा रही है, लेकिन इसके अलावा अगर आपको अपना निवेश बढ़ाना है तो जैसा कि शो में पहले भी मेंशन किया था, कोटक सिलेक्ट फोकस, HDFC इक्विटी फंड, L&T वैल्यू फंड में आप अपने निवेश की शुरुआत कर सकते हैं। और थोड़ा सा विनय जी अपने लक्ष्यों को लेकर आपको एक बार फिर से कैलकुलेट करने की जरूरत है, लेकिन इसके अलावा आपको लगता है कि इमरजेंसी फंड इनको सबसे पहले बनाना चाहिए? जी बिल्कुल। रिस्क मैनेजमेंट की जब बात करते हैं तो उसका एक एस्पेक्ट जो है वो रिस्क इमरजेंसी फंड भी है। इमरजेंसी फंड जो आपके 3 या 6 महीने के खर्चे के बराबर होना चाहिए और उसको इन्वेस्ट करने के लिए आप ऐसी जगह रखें जो आपको जब भी जरूरत हो मिल जाए। यानी या तो अगर आप चाहें तो म्यूचुअल फंड के लिक्विड फंड में डाल सकते हैं, क्योंकि आप ऐसे भी लिक्विड फंड है जहां पे डायरेक्टली आप एटीएम से जाके पैसा निकाल सकते हैं। दूसरा, अगर चाहें तो बैंक डिपॉजिट में डाल दीजिए। तो ये किसी भी तरीके से उतना पैसा होना जरूरी है। इसका फायदा ये है कि जब भी आपको कोई फाइनेंशियल इमरजेंसी आए तो आप अपने लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट को बिना कुछ किए आप उस इमरजेंसी को हैंडल कर पाएंगे। साथ ही जल्द से जल्द विनय जी अपने टर्म प्लान को बढ़ाने की जरूरत है। आपने अभी तक फिलहाल 25 लाख का ही टर्म कवर लिया हुआ है, इसको आपको और 25 लाख बढ़ाना है। टोटल अमाउंट 50 लाख की होनी चाहिए। HDFC क्लिक टू प्रोटेक्ट प्लस आपको रेकमेंड किया जा रहा है और साथ ही आपको अपनी जो हेल्थ पॉलिसी है उसको भी 5 लाख से बढ़ाकर 8 लाख तक का कर देना चाहिए। कोई सवाल अगर आपका है तो फिर से योर मनी को अपना सवाल कॉन्टैक्ट नंबर के साथ आप भेज सकते हैं। रुकते हैं फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए। योर मनी में आज हम कर रहे हैं आपकी कंप्लीट फाइनेंशियल प्लानिंग और हमारे अगले दर्शक हमारे साथ फोन लाइन पे जुड़ गए हैं। सचिन हमारे साथ फोन लाइन पे है। नमस्कार सचिन, बताएं कहां से बोल रहे हैं, क्या करते हैं आप? मैं अंबरनाथ से बोल रहा हूँ। ठीक है, पूछिए क्या सवाल है। हाँ, मेरा अपना ओन बिजनेस है। अच्छा। हाँ, ये कुछ 1.5 लाख रुपया लगाना था लॉन्ग टर्म के लिए। तो कितने साल के लिए आपको 1.5 लाख रुपए का निवेश करना है? मोर देन 3 years। 3 साल से ज्यादा? एटलीस्ट 3 years। कोई आपका खास गोल है, लक्ष्य है सचिन जी? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। बस 3 साल के लिए आपको ये पैसे एक तरह से निवेश कर देने हैं, पार्क कर देना है ये पैसा। और रिस्क लेने की क्षमता कितनी होगी? क्या हम आपको इक्विटी का जरिया अगर सजेस्ट करें तो क्या आप निवेश कर पाएंगे? क्योंकि 3 साल से ज्यादा का आपका समय है। हाँ, कर पाऊंगा। इसलिए मैंने मेल में भी डाला इक्विटी या फिर म्यूचुअल फंड जो बेटर रहेगा। जी। चलिए ठीक है, आपको रेकमेंड करते हैं। और अच्छे रिटर्न आए। अच्छे रिटर्न से आपका मतलब क्या होगा? अच्छे रिटर्न से एक हैंडसम मनी मुझे मिले। हैंडसम मनी मिले। चलिए ठीक है, पूछते हैं हेमंत जी से कि हैंडसम रिटर्न मिल पाएंगे या नहीं मिल पाएंगे, क्या कहेंगे आप? देखिए, हैंडसम रिटर्न डेफिनेटली मिल पाएंगे, लेकिन उसके 2 चीजों की जरूरत है। समय लंबा चाहिए और इक्विटी जैसी एसेट क्लास में इन्वेस्ट करें। जैसे उन्होंने कहा भी है कि वो इन्वेस्ट करें म्यूचुअल फंड में करें, इक्विटी में, तो जाहिर सी बात है वो समझते हैं कि इक्विटी में इन्वेस्ट करने से थोड़ा रिस्क है, लेकिन जानना चाहते हैं कि कौन सी ऑप्शन इनके लिए बेहतर रहेगी। एक चीज यहाँ पे कहना चाहूंगा, इन्होंने कहा कि 3 साल के लिए इन्वेस्ट करना है। मुझे लगता नहीं कि उनका डेफिनेट पीरियड है वो 3 साल का। इन्होंने कहा कि कोई जरूरत नहीं है उसको शायद। तो मैं ये चाहूंगा कि अगर उनका इंटेंशन अच्छा हैंडसम रिटर्न का है और अगर थोड़ा रिस्क ले भी सकते हैं तो मुझे लगता है अगर ये समय बढ़ा दें, 5 से 8 साल कर दें। क्योंकि देखिए, इक्विटी जैसी जब एसेट क्लास में आप इन्वेस्ट करते हैं, स्पेशली जो नए इन्वेस्टर्स हैं, वॉलेटिलिटी की वजह से जितना लंबा समय आप देंगे, और दूसरी बात यह है कि ये लमसम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। बिल्कुल। और तो एक चीज मैं और चाहूंगा कि लमसम के अलावा अगर ये जो भी ऑप्शन चुने उसके अंदर अगर सिस्टमैटिकली भी इन्वेस्ट करते रहे तो जो रिस्क है वॉलेटिलिटी का वो काफी हद तक कम होगा और काफी अच्छी खासी इनकी रकम बन सकती है यहाँ पे। क्योंकि मैं ये मान के चल रहा हूँ ये फर्स्ट टाइम इन्वेस्टर है, इक्विटी में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो मैं चाहूंगा कि ये म्यूचुअल फंड का रूट ले। इसमें एक कॉम्बिनेशन ले सकते हो आप। इसमें आप एक बैलेंस फंड ले सकते हैं, HDFC प्रूडेंस बैलेंस फंड ले सकते हैं। 2 इक्विटी फंड जो वेल डाइवर्सिफाइड हों, जैसे एक बिरला सन लाइफ इक्विटी फंड और HDFC मिड कैप अपॉर्चुनिटी, ये 3 फंड में इन्वेस्ट करें। मैं 3 फंड इसलिए बोल रहा हूँ 1.5 लाख के लिए, मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आगे जाके ये सिस्टमैटिकली भी इन फंड में इन्वेस्ट करें तो एक अच्छा खासा वेल बैलेंस पोर्टफोलियो बनेगा। जितना लंबा समय आप इक्विटी को देंगे, जितना डिसिप्लिन अप्रोच आप करेंगे, उतना ही आपको इक्विटी पोर्टफोलियो से फायदा होगा। डायरेक्टली इन्वेस्ट करने का प्रॉब्लम सिर्फ ये है कि आपको मानना चाहिए कि कौन सी इंडस्ट्री में पैसा लगाना है, कब किस स्टॉक में डालना है, किससे बाहर निकलना है। अगर आप वो नहीं कर सकते तो जो प्रोफेशनल फंड मैनेजर है उनको अपना पैसा दे दीजिए। सचिन जी, HDFC प्रूडेंस, बिरला सन लाइफ इक्विटी, HDFC मिड कैप अपॉर्चुनिटी फंड आपको रेकमेंड किया जा रहा है। कोई और सवाल है आपका? नहीं, बस वही मुझे जानना था कि अगर इक्विटी में करना है तो कोई अच्छे स्टॉक
जिसमें मैं कर पाऊँ, क्योंकि मैं न्यू इन्वेस्टर हूँ, मुझे हाँ, तो आप जल्द से जल्द इन फंड्स में पैसा निवेश कर दीजिए और 3 साल से ज्यादा ही रखिएगा अपना टाइम होराइजन, ताकि आपको हैंडसम रिटर्न जो आप चाहते हैं वो आपको मिल जाए। हम आगे बढ़ते हैं और हेमंत जी रुक करते हैं एक अहम खबर की ओर। यहाँ पे नौकरी छोड़ने पर अब 10 लाख की बजाय 20 लाख रुपए तक की आपको मिलेगी ग्रेच्युटी, और श्रम मंत्रालय में हुई बैठक में इस बात का फैसला लिया गया है। संसद के इसी सत्र में ग्रेच्युटी में बदलाव संबंधी बिल भी पेश किया जाएगा। अच्छी खबर ग्रेच्युटी को लेकर? बिल्कुल अच्छी खबर है। इनफैक्ट अगर हम पहले की बात करें तो जो प्राइवेट सेक्टर के जो एम्प्लॉइज थे उनको जो टैक्स फ्री ग्रेच्युटी मिलती थी वो 10 लाख की मिलती थी। तो लास्ट पे कमीशन में ये बात की गई थी कि इसको बढ़ा के, जैसे सरकारी एम्प्लॉइज में अगर जैसे 20 लाख तक मिलती है तो उनके मुकाबले में इसको किया जाए। तो जो प्राइवेट सेक्टर के जो एम्प्लॉइज हैं अब उनको 20 लाख तक की जो ग्रेच्युटी है वो टैक्स फ्री मिलेगी। तो जाहिर सी बात है बहुत सारे इन्वेस्टर जो रिटायरमेंट कॉस्ट के लिए स्ट्रगल करते हैं और उनको हमेशा ही लगता है कि कितना कॉर्पस बनाएं, तो ये जो एक खबर है कि आपको टैक्स फ्री ग्रेच्युटी मिलेगी, उससे काफी फर्क पड़ेगा उनको, क्योंकि ऑलमोस्ट डबल हो गया। तो 30 दिन के बराबर की सैलरी का आपको कैलकुलेट करके मिलेगा ग्रेच्युटी का। बिल्कुल, और इसके लिए मिनिमम जो आपको जो टर्म है आपकी जो एम्प्लॉयमेंट की वो 5 साल होनी चाहिए। तो इस चीज का ध्यान रखें। उसके बाद जैसा मैंने कहा 10 लाख से 20 लाख अगर वो टैक्स फ्री मिलता है तो काफी अच्छी खबर है प्राइवेट सेक्टर एम्प्लॉइज के लिए। चलिए, और इसी नोट पे रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए। लेकिन अगर आप भी अपना सवाल हमसे कोई पूछना चाहते हैं जो कि इंश्योरेंस, म्यूचुअल फंड, क्रेडिट कार्ड, लोन या पूरी फाइनेंशियल प्लानिंग से जुड़ा हुआ है, तो आप व्हाट्सएप करें अपने नाम के साथ। आप चाहें तो अपना सवाल ईमेल के जरिए भेज सकते हैं। पता है m@moneycontrol.com। कॉन्टैक्ट नंबर भेजिएगा। साथ ही फेसबुक के पेज पर जाके भी अपना सवाल हमें भेज सकते हैं। साथ ही कॉन्टैक्ट नंबर यहाँ पर भी छोड़िएगा। रुकते हैं एक ब्रेक। योर मनी में आगे बढ़ते हैं और भुवनेश्वर से धीरेन्द्र साहू का सवाल लेते हैं। ईमेल के जरिए सवाल पूछ रहे हैं। 30 साल की इनकी उम्र है, 50,000 रुपए हर महीना कमाते हैं, घर खर्च लगभग 30,000 रुपए है और निवेश के लिहाज से पीपीएफ में 2,000 रुपए हर महीना ये डालते हैं और इन्होंने कुछ म्यूचुअल फंड्स में भी पैसे लगाए हुए हैं, निवेश करते हैं ये हर महीना। फ्रैंकलिन इंडिया अपॉर्चुनिटी फंड है इनके पास, एसबीआई ब्लू चिप है, एल&टी इंडिया वैल्यू फंड है, रिलायंस टैक्स सेविंग है, टर्म इंश्योरेंस इन्होंने 1 करोड़ का लिया हुआ है और साथ ही कंपनी का हेल्थ इंश्योरेंस प्लान भी है इनके पास। कुछ लक्ष्य इन्होंने निर्धारित किए हुए हैं जिसकी जानकारी हमें दी है। 3 साल के बाद 9 लाख की इन्हें गाड़ी खरीदनी है, रिटायरमेंट के लिए 1 करोड़ रुपए इकट्ठा करने हैं और 15 साल के बाद बच्चे की पढ़ाई के लिए पैसे जोड़ने हैं। और साथ ही पूछ रहे हैं कि 20 लाख टैक्स और टैक्स पर इनका सवाल ये है बेसिकली कि पूछ रहे हैं कि पहले टैक्स बचाने पर इन्हें फोकस करना चाहिए या पहले अपने निवेश की शुरुआत करके उसे और बढ़ाना चाहिए। लक्ष्य पूरा करने के लिए कहाँ निवेश करें, जानना चाहते हैं। पूरा फाइनेंशियल प्लानिंग के लिहाज से उन्होंने सवाल पूछा हुआ है और जैसा कि हम चर्चा भी कर रहे थे कि जो एस्पेक्ट ये पूछ रहे हैं कि टैक्स पहले बचाएं या निवेश को तवज्जो दें, इसको लेके कंफ्यूजन है। और धीरेन्द्र जी के साथ साथ काफी सारे दर्शकों को ये कंफ्यूजन होगा कि पहले क्या करना चाहिए, और जो निवेश ये टैक्स बचाने के लिए करते हैं क्या उसे किसी लक्ष्य से भी बाइंड करना चाहिए, डिसाइड करना चाहिए उससे कोई लक्ष्य? बिल्कुल कविता, आई थिंक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल उन्होंने पूछा और जैसा आपने कहा बहुत सारे इन्वेस्टर उनको हमेशा दुविधा रहती है। हमने बहुत बार देखा है, सुना है और ऐसा करते हुए इन्वेस्टर्स को देखा है कि वो साल के आखिर में इन्वेस्टमेंट करते हैं टैक्स सेविंग के लिए। तो ज्यादातर लोग जो है वो टैक्स इन्वेस्टमेंट को अपनी इन्वेस्टमेंट से अलग रखते हैं और ये मजबूरी में एक ऐसी इन्वेस्टमेंट की जाती है कि आखिर में जब कोई और ऑप्शन बचता नहीं है तो फिर जाके जो भी इन्वेस्टमेंट ऑप्शन मिले, चाहे एफडी हो या इंश्योरेंस खरीद लें, जो भी सामने मिलता है उसके अंदर इन्वेस्ट कर लेते हैं। इन्होंने कहा कि पहले टैक्स के इन्वेस्टमेंट करें या इन्वेस्टमेंट के लिए। मुझे लगता है दोनों एक साथ में हो सकता है। पहले बात की बात बिल्कुल यहाँ पे बिल्कुल नहीं है। जैसा बिल्कुल आपने कहा कविता, अगर अपने जो इन्वेस्टमेंट है उसको अपने गोल्स के साथ आप अलाइन करें, उसके सामने अगर लगा दें उसको, तो जैसे मैं एग्जांपल देता हूं आपको, जैसे इनका एक गोल है यहाँ पे रिटायरमेंट के लिए फंड बनाना है इनको। अब उसको कॉर्पस बनाने के लिए जाहिर सी बात है उनको इक्विटी में इन्वेस्ट करना पड़ेगा। एटीसी के अंदर एक ऑप्शन है इक्विटी लिंक सेविंग्स की, म्यूचुअल फंड की। अगर आप उसके अंदर इन्वेस्ट करते हैं तो आपको एटीसी के अंदर आपको छूट मिलती है। वही इन्वेस्टमेंट अगर आप अपने रिटायरमेंट गोल से एलोकेट कर दें, उसको अलाइन कर दें, तो देखिए दोनों काम आपने साथ में किए, आपने दोनों को अलग अलग करना नहीं पड़ा। क्योंकि आपने टैक्स सेविंग इन्वेस्टमेंट को अपना ओवरऑल इन्वेस्टमेंट प्लान का हिस्सा बनाया, तो ये आपके लिए इन्वेस्टमेंट करना बहुत आसान और जो भी फैसला आपको लेना बहुत आसान पड़ता है। तो आपको अलग अलग सोचने की जरूरत नहीं है, साथ में कीजिए, अलग अलग करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। अगर मैं इनके गोल्स की बात करूं, 3 गोल इन्होंने कहा है। जो एक गाड़ी खरीदने के लिए शायद उन्होंने कहा इनको पैसा चाहिए, तो इनका समय बहुत कम है वहां पे, तो उनको करीब 17,000 रुपए इन्वेस्ट करने पड़ेंगे, ठीक है। और उसके बाद दूसरी जो इन्वेस्टमेंट है उनकी अपने रिटायरमेंट के लिए
5,000 इन्वेस्ट करना है और अपने बच्चे की पढ़ाई के लिए करीब इनको 4,000 रुपए इन्वेस्ट करने हैं, तो कुल मिला के करीब उनको 31,000 इन्वेस्ट करना है। अभी जो इनकी इन्वेस्टमेंट है वो करीब 17,000, तो कहीं ना कहीं गैप है। दो चीज इनको ध्यान रखना है, मुझे लगता है इनका जो गोल है, इनका जो टारगेट इनफैक्ट जो उन्होंने बनाया है, बच्चे की पढ़ाई अपने रिटायरमेंट के लिए काफी कंजर्वेटिव है, उसको दोबारा से सोचने की जरूरत है। इनके जो फंड्स हैं इनके पोर्टफोलियो में, सारे फंड्स अच्छे हैं, उसमें कंटिन्यू कर सकते हैं। पहला जो लक्ष्य है, क्योंकि 3 साल का समय है, वहां पे इक्विटी फंड बिल्कुल सही नहीं है, वहां पे थोड़ा सा स्ट्रेटेजी चेंज कीजिए। आईसीआईसीआई बैलेंस एडवांटेज, कोटक इक्विटी सेविंग तरह के फंड जहां पे इक्विटी में कम एलोकेशन होता है, वहां पे इन्वेस्ट करें। थोड़ा सा पोर्टफोलियो को रीअलाइन करें, गोल्स को जैसा मैंने कहा रीडिफाइन करें और टारगेट को रीसेट करें, तो इनका फाइनेंशियल प्लानिंग जो है बिल्कुल सही रहेगा। तो मौजूदा फंड्स में ही निवेश को बढ़ा सकते हैं और अपने गोल्स को एक बार फिर से आपको कैलकुलेट करने की जरूरत है। बहुत बहुत शुक्रिया शो पे आने के लिए हेमंत जी। और इसी के साथ अगर आपको भी अपना सवाल हमसे पूछना है जो कि इंश्योरेंस, फाइनेंशियल प्लानिंग, क्रेडिट कार्ड, लोन या म्यूचुअल फंड से ही जुड़ा हुआ है, तो अपना सवाल व्हाट्सएप करें और अपने नाम के साथ। आप चाहें तो ईमेल के जरिए भी अपना सवाल हमसे पूछ सकते हैं। कॉन्टैक्ट नंबर जरूर यहां भेजिएगा, हमारा पता है mf@moneycontrol.com। साथ ही आप चाहें तो हमारे फेसबुक के पेज पर जाके भी अपना सवाल छोड़ सकते हैं। नमस्कार।